हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम टेस्ट पर परिचर्चा चल रही थी हमारी। टेस्ट पर चर्चा करते करते हम लगभग क्रांतिकारी आंदोलन में पहुंच गए थे। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सेशन है, मैं ऐसा मानता हूँ ये बहुत अच्छा सेशन है। इसे आपको अच्छे तरीके से सुनना चाहिए और नोट डाउन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके अंदर लगनशीलता जागेगी और आप जो पढ़ रहे हैं उसका महत्व समझ में आएगा, उस अप्लाइड करना सीखेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव पर्सन। इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सुबह को लगभग ऑब्जेक्टिव सेशन चलता है। हालांकि आज मेरी हालत ख़राब थी, ऑफलाइन जो स्टूडेंट हैं उनकी छुट्टी करनी पड़ी, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने जो ऑब्जेक्टिव पर्सन है उसका सेशन लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं बात करूँगा उन तथ्यों की जो हमने पिछली क्लासों में पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं, और उनसे संबंधित पेपर में ऑब्जेक्टिव पर्सन कैसे बन सकते हैं या बने हुए हैं, उनकी परिचर्चाएं जारी रहेंगी लगातार। समझे? तो बात करते हैं पर्सन की। पर्सन नंबर ये रहा आपके सामने। क्रांतिकारी आंदोलन के लगभग हमने कल 10 से 12 पर्सन पढ़ लिए थे। आज हम बात करें 13वें पर्सन की। वरिंद्र घोष किससे संबंधित थे? जो वरिंद्र घोष थे वे किससे संबंधित थे, या आज आप इसे पहला पर्सन भी कह सकते हैं। जो आज की क्लास होगी उसका ये पहला पर्सन होगा। वरिंद्र घोष किससे संबंधित थे? पहला ऑप्शन रहा आपके सामने अनुशीलन समिति से। दूसरा ऑप्शन साधवा समाज से। तीसरा ऑप्शन अभिनव भारत से। चौथा ऑप्शन स्वदेशी बांधव समिति से। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। मैं इस पर्सन का आंसर नहीं बताऊंगा, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। दूसरा पर्सन आज का अनुशीलन समिति थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है अनुशीलन समिति थी, कौन सी समिति थी। नंबर ए, नारी उत्थान के प्रति समर्पित। क्या अनुशीलन समिति नारी उत्थान के प्रति समर्पित थी? दूसरा, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली थी। जी नहीं, हमें तो लगता नहीं। मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली थी। जी नहीं। एक क्रांतिकारी संगठन था। जी हाँ, एक क्रांतिकारी संगठन था। आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ स्टडी कर लिया। मैं आपको बता रहा हूँ इन पर्सनों के माध्यम से पेपर में प्रश्न किस तरह पूछे जाते हैं, आपको आंसर किस तरह देना है, समझे? इसलिए मैं आपके सामने ये सेशन लेकर उपस्थित होता हूँ। मैं बोर्ड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको बिना बोर्ड के बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा विदाउट बोर्ड, समझे? चलिए बात करते हैं पर्सन नंबर 3 आज का। पर्सन नंबर 3, वरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? है ना, वही पर्सन, एक पर्सन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। वरिंद्र घोष किससे जुड़े हुए थे? पहला ऑप्शन साधना समाज से। क्या ये जिक्र आया गया कहीं? दूसरा ऑप्शन अनुशीलन समिति से। जी हाँ, अनुशीलन समिति से। तीसरा ऑप्शन अभिनव भारत से। चौथा ऑप्शन स्वदेश बांधव समिति से। तो आपको पता होना चाहिए जो वरिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। यानी जो हमारी अनुशीलन समिति थी ना, वो किसके द्वारा गठित की गई थी? भूपेंद्र नाथ दत्त और हमारे वरिंद्र घोष 1907 में और कलकत्ता में। ये हमने कई बार आपको पढ़ाया है, पिछली क्लास में पढ़ाया है आपको, जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था, है ना। ये टॉपिक बाद में स्टडी कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी समिति किसके द्वारा बनाई गई थी। चलिए, इसका प्रमुख उद्देश्य था खून के बदले खून, है ना। जो हमारी अनुशीलन समिति बनाई गई थी उसका एक ही उद्देश्य था कि खून के बदले खून। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन में युवाओं में उपजा आक्रोश अनुशीलन समिति की स्थापना के पीछे एक प्रमुख वजह है। यानी अगर जो बंगाल, आपने देखा कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो जो वहाँ के युवा थे वे किस तरह उजागर होकर अलग अलग संगठनों से जुड़ने स्टार्ट हुए, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण वजह रही होगी वो अनुशीलन समिति की रही होगी। अनुशीलन समिति, क्रांतिकारी समितियों ने लोगों को इतना अग्रेसिव और उत्तेजित कर दिया कि कहीं ना कहीं लोग धीरे धीरे इनसे जुड़ना स्टार्ट हो गए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। पर्सन नंबर 4 आज का। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक विश्लेषण कब दिया गया? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक का पद कब दिया गया, यानी यह विशेषण कब दिया गया? स्वदेशी आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन में, होम रूल आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में? ये आपको बताना है। इसका आंसर आप देंगे। इसका आंसर क्या होगा? चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ इसका। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी। ये मैंने आपको बताया था, है ना। किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने। रेंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया कि तिलक के नेतृत्व में पूना ब्राह्मणों ने साजिश की थी, परंतु अंग्रेज सरकार तिलक के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा सकी। 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया। 18 महीने तक कैद की सजा दी गई। देश में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हुए, इसलिए उन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई। ये मैंने आपको पढ़ाया था आपको, है ना। आप जाइए पिछले क्लास में देखिए, मैंने पिछली क्लास है मेरी, उसमें बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाया। इसमें प्रश्न पूछा गया था कि जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्हें लोकमान्य तिलक क्यों कहा गया? तो 1897 में जब प्लेग फैला था, 1897 में रैंडर्स की और आयस्ट की हत्या
के आरोप में, है ना, तिलक पर उसका आरोप लगाया गया था, लेकिन उसकी हत्या किसी और ने की थी। तो जो तिलक थे उन्हें 18 माह की जेल के अंतर्गत रखा गया। तो उस समय देश में अलग अलग जगह विरोध हुए थे। तो जब अलग अलग जगह विरोध हुए थे तो जो बाल गंगाधर तिलक थे वे फेमस हो गए थे, लोकप्रिय हो गए थे, इसलिए उन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी। प्रश्न अगला प्रश्न हमारा आज का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य डकैती का स्थान था। आपको बताना है कि इन्होंने जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसके जो क्रांतिकारी थे, है ना, उनका जो डकैती का पहला स्थान था वो कहाँ रहा? बम्बई कर्नाटक में, पंजाब में, पूर्वी बंगाल में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखिए इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये पता होना चाहिए। 1908 में इन्होंने सबसे पहले डकैती डाली थी, वो पंजाब में। 1908 में बर्रा डकैती का पूर्वी स्थान पूर्वी बंगाल में स्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों यहाँ पूर्वी बंगाल में, हाँ, समूह को पुलिन बिहारी दास ने उनके नेतृत्व प्रदान किया गया। चलिए अगला प्रश्न नंबर 6 आज का, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ये मैंने आपको पढ़ाया है ना, आप जाइए पिछली क्लास में देखिए किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। जो वो बग्गी में बैठा जा रहा था, 2 महिलाएं मारी गई थी, ये मैंने आपको समझाया था, पिछली क्लास में समझाया है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार कृपया करके आप पिछली क्लास को एक नहीं 2 बार, 2 नहीं 3 बार रिविजन कीजिए। जितना रिविजन करेंगे इतना ही आपके फेवर में होगा, इतना ही आपके पक्ष में होगा, है ना। इतना ही चीज़ों को और अच्छी तरह समझ में आने लगेगी और आपके दिलो दिमाग में कहीं बस जाएगी। गलती होने के चांस 0 होंगे। जितना अच्छा रिविजन होगा गलती होने के चांस 0 होंगे। 1 बार पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, 2 बार पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा, 3 बार पढ़ेंगे या 4 बार पढ़ लेंगे, एक वीडियो को लगभग 4 बार देखेंगे तो बहुत कुछ होने वाला है। उसी तरह जिस तरह आप 4 बार सवाल निकालते थे वही प्रक्रिया अपनाइए। चलिए, तो 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका। किंग्सफोर्ड बच गया। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन की हमदर्दी रखने वाले मिस्टर केनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। 2 महिलाएं जा रही थी, उनके भी परिवार की, वे मारी गई थी उसके अंदर, समझे। प्रफुल्ल चौकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। ये हमने आपको पढ़ाया है। यानी एक भी फैक्ट ऐसा नहीं है जहाँ प्रश्न, जितने मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ ये पीसीएस और यूपीएससी को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इसलिए टेंशन न लें। जहाँ से जितना मैंने लिखवाया है, आपकी जो कॉपी है, मैंने नोट्स बनवाए हैं, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। एग्जाम कितना भी बड़ा दे लेना, कितना भी छोटा दे लेना, एग्जाम का जो मैं आपको नोट्स बनाया हूँ, पर्सन उससे बाहर नहीं जाएगा। और जो पर्सन बाहर जाएगा, है ना, उसकी मैं चर्चा साथ साथ कर चल रहा हूँ। यानी ऐसे कह सकते हैं, अगर आप मेरे वीडियो बारी बारी से देखते जाएंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि मॉडर्न हिस्ट्री इसके बाद पढ़ने की कोई आवश्यकता होगी, क्योंकि मैं आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, समझे। तो क्रांतिकारी आंदोलन जैसे खत्म होगा, उससे संबंधित कुछ मेंस में आए हुए पर्सनों की परिचर्चाएं होंगी, वो भी यूपीएससी के पर्सनों की चर्चाएं करेंगे। पीसीएस के पर्सन तो बहुत आसान होते हैं, आप कुछ छोटे फैक्ट और तथ्य याद कर भी उसे लिख सकते हैं, है ना। मैं आपको उसके बाद कुछ क्वेश्चन की फ्रेमिंग करवाऊंगा, आपको एक प्रभावशील भाषा बताऊंगा कैसे लिखी जाती है। यानी एक ऐसी भाषा जो अट्रैक्टिव हो, लोगों को लुभाने वाली हो, उस भाषा का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये आप मेरे साथ सीखने वाले हैं, समझे। मैं आपको सिखाऊंगा। जब मैं पहले आर्टिकल लिखता था तो मैं भी बहुत घबराता था, तो धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस की, तो अब धीरे धीरे एक प्रभावशील भाषा का निर्माण हुआ मेरे खुद के अंदर, है ना। मेरा खुद का ऐसा मानना है कि प्रैक्टिस सबसे मेन चीज़ होती है। किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस सबसे मेन चीज़ होती है, मैं ऐसा मानता हूँ। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 7 आज का, मुजफ्फरपुर बम कांड का 1908 का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? सावरकर के साथ, अजीत सिंह के साथ, प्रफुल्ल चौकी के साथ, विपिन चंद्र पाल के साथ। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, है ना। 1908 का जो बम कांड था, किंग्सफोर्ड की जो बग्गी पर बम फेंका गया था, जिसके अंदर 2 महिलाएं मारी गई थी, वो किससे संबंधित था? वो सावरकर से संबंधित था, अजीत सिंह से संबंधित था, प्रफुल्ल चौकी से संबंधित था, या फिर विपिन चंद्र पाल से संबंधित था? इसका आंसर आपको बताना है, समझे। तो इसका आंसर आप बताएंगे। प्रश्न नंबर 8 आज का, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो मैंने कहा कि एक आधा पर्सन और हो सकता है, लेकिन आप टेंशन नहीं लेंगे। पहला ऑप्शन चितरंजन दास, दूसरा ऑप्शन WC बनर्जी, तीसरा ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन तेज बहादुर सप्रू, है ना। तो इसका आंसर होगा चितरंजन दास। आइए कुछ फैक्ट भी पढ़कर सुनाता हूँ। अलीपुर षड्यंत्र मामले में 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई वरिंद्र घोष, अरविंद घोष के जो भाई थे उनका नाम था वरिंद्र घोष, सहित 34 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए।
उनके पास अवैध हथियार पाए गए थे। क्रांतिकारी तो थे ही, इनके पास हथियार पाए गए। एक वरिंद घोष, एक अरविंद घोष, इनके साथ 34 लोग गिरफ्तार किए गए, इनके पास हथियार पाए गए। चलिए, मामले में 15 लोगों को सजा सुनाई गई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एडी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। यानी अरविंद घोष को जो बचाने का काम किया था वो किया था चित्तरंजन दास ने। किसने? चित्तरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पता होना चाहिए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बताऊंगा आपको। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किसे कहते हैं? 1924 में हुई थी। जब मैं क्रांतिकारी पर्सनों की और चर्चा करूंगा और अच्छा समझ में आएगा। यानी क्रांतिकारियों का एक दूसरा चरण है 1924 से 2930 तक दिखाई देगा, उसकी चर्चाएं करनी बाकी है। जो हमारा एपिसोड चल रहा है उसमें चर्चाएं करूंगा, तो आप एक बार प्रश्न सुन लीजिए, जब मैं आपको समझाऊंगा और अच्छा समझ में आएगा। तो आप सोचिए, आप ये टेंशन मत लीजिएगा सर आपने 1924 तक पढ़ाया तो नहीं, तो फिर आप चर्चाएं कैसे कर रहे हैं, है ना। मैं ऐसा मानकर चलता हूँ आपको थोड़े थोड़े तो आप फ्रेशर होंगे, आपको इतने दिन हिस्ट्री पढ़ते होंगे, लेकिन मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि आप धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि मैं क्या समझा रहा हूँ क्या नहीं समझा रहा हूँ। तो किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक मतलब संस्था बनाई गई थी, एक क्रांतिकारी संस्था थी। इससे जो जुड़े हुए थे भगत सिंह जुड़े हुए थे, 1924 में बनाई गई थी। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं हमारे 1920, 1924, 1928, 1930। तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तो आप टेंशन मत लीजिए। 1924 एक बार मैं नीचे का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो भी पढ़कर सुनाता हूँ। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 को युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। कानपुर के अंदर संगठन कहाँ बुलाया था? कानपुर के अंदर संगठन बुलाया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की अक्टूबर 1924 में, है ना। भगत सिंह इससे जुड़े हुए थे। संस्थापक थे इसके सचिंद्र नाथ सन्याल। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। ये मैं आपको सब समझाऊंगा, वैसे ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सब समझाऊंगा कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी थी ये किसके द्वारा बनाई गई थी। सब पूरा डाटा इसका पढ़ा जाएगा विस्तार पूर्वक। लेकिन जब प्रश्न में आया, टेस्ट में आया, तो मुझे लगता है चर्चाएं करनी चाहिए, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता, समझे। मैं चाहता हूं कि जितने भी क्रांतिकारी संगठन हुए हमारे जो क्रांतिकारी संगठन हुए उनकी परिचर्चाएं एक साथ हो जाए तो अच्छा और बेहतर होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन, नेक्स्ट प्रश्न, आज का लगभग 11वां प्रश्न हो गए, है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन इलाहाबाद में, दूसरा ऑप्शन कानपुर में, तीसरा ऑप्शन लखनऊ में, चौथा ऑप्शन नई दिल्ली में। आपको बताना है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी, लखनऊ में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, कानपुर में हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? आपको बताना है जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया गया था 1924 में अक्टूबर में, कौन उसका सदस्य नहीं था? पहला ऑप्शन भगत सिंह तो थे, भगत सिंह के बिना तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है ही नहीं। आपको बताना दूसरा ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद, अरे ये तो सबसे मेन सदस्य थे इसके। तीसरे नंबर पर राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, अभी थोड़ी देर पहले बताए हम आपको। नंबर तो चौथा ऑप्शन बचा, इसका नाम है शिव शर्मा, ये नहीं थे, है ना। एक बार मैं आपको बता देता हूँ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अंदर कौन कौन थे, आइए जानते हैं। सचिंद्र नाथ सन्याल ये इसके अध्यक्ष रहे जब बनाया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल रहे, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद, ये सब उपस्थित थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अपनी फांसी से पूर्व क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? अब देखिए कितने महान लोग थे। पहला ऑप्शन राजगुरु, दूसरा ऑप्शन आसफ उल्लाह, तीसरा ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल, चौथा ऑप्शन हमारा भगत सिंह। अब देखो क्रांतिकारी कितने महान क्रांतिकारी रहे होंगे इन्हें, कितनी देशभक्ति भावना रही होगी इनके अंदर। अपनी देखो प्रश्न सुनना ध्यान लगाकर, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित में से क्रांतिकारियों में किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा? पहला ऑप्शन राजगुरु, दूसरा ऑप्शन आसफल उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। आइए बताता हूँ इसकी कुछ घटनाएं बताता हूँ, चर्चा बाद में भी करूंगा इसकी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे, यानी जो राम प्रसाद बिस्मिल थे उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था, जो इस प्रकार था। सुन लो उनका अंतिम शेर क्या था, जो राम प्रसाद बिस्मिल थे ना, इनका अंतिम शेर क्या था।
राम प्रसाद बिस्मिल, जितने भी क्रांतिकारी हों, अभी क्रांतिकारी चरणों की परिचर्चा जारी रहेंगी, है ना। जो शाम को हमारी क्लास चल रही है ना, उसके अंदर अंतर्गत जारी रहेंगी क्लास, है ना। वीडियो प्ले लिस्ट में बारी बारी से जा रहे हैं, बारी बारी से वीडियो को देखिए, समस्याएं नहीं होगी। तो देखो इन्होंने कौन सा शेर पढ़ा था, मालिक तेरी रजा रहे है तू ही तू रहे, मालिक तेरी रजा रहे है तू ही रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस, जब तक तन में सांस, रोगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र है यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। ये जो कवि, ये इन्होंने शेर पढ़ा था। मैं आपको ये शेर दोबारा पढ़कर सुनाता हूँ, है नहीं। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में है सांस, रोगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। कितना अच्छा शेर लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल ने, शायर भी थे। बताओ, इन्हें 1927 से फांसी भी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। तो आपको इन पर्सनों के माध्यम से ये तो पता लग रहा है ना, है ना, कि कौन कौन से क्रांतिकारियों के साथ कौन कौन सी घटनाएं घटी। इसलिए पर्सनों की परिचर्चा करना जरूरी समझता हूँ, यानी मेरे पढ़ने का एक स्टाइल होता है। चलिए पर्सन नंबर नेक्स्ट, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। ऐसा किसने कहा था, ये पूछा गया है। राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु भगत सिंह, हमारा आज़ाद। तो ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल ने ऐसा कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में। कितना खतरनाक लिखा है ना। काकोरी कांड में शामिल हुए भारत के महान क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा। राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा। सरफरोश पिक्चर भी आई थी। काकोरी कांड में इन्होंने गोरखपुर में फांसी दे दी गई। इन्हें काकोरी कांड में, कौन से कांड में फांसी दी गई थी इन्हें? काकोरी कांड में। बताऊंगा क्या था, सब चर्चा करूंगा और एक पॉइंट को अच्छी तरीके से स्टडी करूंगा। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार के काकोरी कांड के षड्यंत्र के मामले में फांसी दे दी गई? एक ही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा कर। पहला ऑप्शन भगत सिंह, दूसरा राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा चंद्रशेखर आजाद, चौथा ऑप्शन बट्टू केशवर दत्त। पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, राम प्रसाद बिस्मिल। चलो एक बार इसकी घटना पढ़कर सुनाता हूँ। अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ संथ्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संस्था 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे लखनऊ सहारनपुर के काकोरी कांड नामक स्थान पर 8000 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया गया। यानी अगर आपने भगत सिंह की पिक्चर देखी होगी ना, तो भगत सिंह की मूवी उस पर पड़ी हुई, यूट्यूब पर जाओ सर्च करो और देखना उस पूरी मूवी को। पूरा का जो क्रांतिकारी चरण है वो होगा ना भगत सिंह वाला, पूरा समझ में आने लगेगा, पूरा फांसी तक का। और आपको जो मैं समझा रहा हूँ ये और अच्छा समझ में आएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को इस काकोरी कांड में जो लखनऊ से सहारनपुर जो ट्रेन जाती थी ना, उस ट्रेन को लूट लिया गया था और 8000 डाउन जीते लूटे गए थे, यानी पूरी ट्रेन का पैसा लूट लिया गया है ना। चंद्रशेखर आजाद भी इनको लूटते, उसके अंतर्गत क्या करते, इन्हें तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का खर्चा उठाना था, उसके अंदर बहुत लोग जुड़े हुए थे, तो कुछ तो करते ही ना। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला, रोशनलाल, राजेंद्र लाहड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। चंद्रशेखर आजाद तो बहुत खतरनाक थे, वे तो भाग जाते थे, है ना। वे अंग्रेजों के हाथों से नहीं मरना चाहते थे, उन्होंने खुद अपने आप को गोली मारी थी, यह मैं आपको बताऊंगा। अपने आप को गोली मारी थी। मैंने कक्षा 5 में इसका लेसन पढ़ा था। एक पेड़ दिखाया गया था उसके अंतर्गत, एक पेड़ के पीछे ऐसे गन अपने यहाँ रखे हुए थे। इतना खूब खाते थे अंग्रेज, मरने के बाद उनके हाथ में एक गन थी, मरने के बाद उनके हाथ में एक गन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। याद रखना, चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, पकड़े ही नहीं गए आज तक। ये इतने खतरनाक थे। बॉडी तो इनकी खतरनाक है ना। शरीर जो बॉडी थी ना, पूरी जान थी इनके शरीर में। अच्छे हट्टे लंबे तड़ंगे इंसान थे, डरते थे तो अंग्रेज खूब खाते थे, है ना। जो कहते थे ना, यूनियन डरते थे। जिसकी हत्या करनी होती थी, हत्या करने के बाद जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सामने दीवारों पोस्टर लगाते थे कि हमने करी हत्या, जो करना कर लो। ऐसे थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ऐसे थे हमारे क्रांतिकारी। अभी तुमको गर्व होना चाहिए इन क्रांतिकारियों पर, है ना। इन क्रांतिकारियों पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे देश के अंदर रहते हो तुम गर्व होना चाहिए ऐसे देश के। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला, ऐसी देशभक्ति पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली जैसे हमारे यहाँ उपस्थित थी, समझे। तो जब तो कहता हूँ मैं, मुझे खेद हुआ कि इनका इतिहास न तो साम्राज्यवादियों ने लिखा, न फिर कांग्रेसियों ने लिखा, इसे दबा दिया गया। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी इतिहास
अलग ही होना चाहिए था, इसके लिए अलग सेक्शन बनना चाहिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे खुशी भी है अब यूपीएससी, जो यूपीएससी होगा और पीसीएस, स्टेट पीसीएस निकाल कर पर्सनैलिटी बेस्ड सवाल पूछ रहा है। भगत सिंह पर उठाकर सीधा सवाल पूछ लिया गया, है ना, भगत सिंह को उठाकर पूरा सवाल पूछ लिया गया, यानी यूपीएससी और पीसीएस उस अंदर तो खोज कर निकाल रहा। इसलिए कहता हूँ क्रांतिकारी को सारा पक्का कर लेना चाहिए, चाहे प्री का टेस्ट हो चाहे मेंस का टेस्ट हो, खोज के निकाल ले। चलिए 27 फरवरी इलाहाबाद को अल्फ्रेड पार्क में पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए। 27 फरवरी 1931 को मारे गए थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ना, जहाँ भगत सिंह जेल के अंदर बंद थे, जेल को तोड़ने का फैसला कर लिया था उन्होंने, है ना। फिर किसी गुप्तचरों ने सूचना दी कि अल्फ्रेड पार्क है, वहाँ मिठाई की दुकान भी है, नाम नहीं बताऊंगा, तुम वहीं पहुँच जाओगे नहीं तो, है ना। अभी है वो मिठाई की दुकान, वो पार्क आज भी याद है, मुझे नहीं याद है लेकिन याद है कि जो एक पार्क था वहाँ से अल्फ्रेड पार्क था, वो उस पेड़ के एक बरगद का पेड़ था वहाँ, उसके पीछे बैठे हुए थे उनके एक जब तक एक गोली थी ना उनकी बंदूक में, तब तो कोई भी अंग्रेज पास नहीं आया। चंद्रशेखर आज़ाद की ये बात थी, कोई भी पास नहीं आया। जब मर गए थे ना चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, शहीद हो गए थे, जब उनकी डेथ हुई, जैसे पड़े थे ना में, तो अंग्रेज उनके पास तो दूर दूर से देख रहे थे, मुँह हाथ लगा इतना खूब खाते थे उनका, ऐसे थे चंद्रशेखर आज़ाद हमारे, समझे। पुलिस की कभी गिरफ्त में नहीं आए। अगला प्रश्न, काकोरी कांड षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ? जो काकोरी कांड था कौन से वर्ष में हुआ ये पता होना चाहिए आपको। पहला ऑप्शन 1920, दूसरा 1925, तीसरा 1930, चौथा ऑप्शन 1935, ये भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1925 में। चलिए पहले बताया मैंने आपको। निम्नलिखित में से क्रांति, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्रांतिकारियों में कौन काकोरी कांड केस से जुड़ा हुआ नहीं है? आपको बताना है कौन सा काकोरी कांड से जुड़ा हुआ नहीं है। पहला ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल, क्या राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड से जुड़े हुए थे? तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ। दूसरा ऑप्शन रोशन सिंह जुड़े हुए थे क्या? तीसरा ऑप्शन भगत सिंह, चौथा ऑप्शन असफुल्ला खां। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? भगत सिंह। क्या था इसका आंसर? भगत सिंह। ये इनसे जुड़े हुए नहीं थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़े हुए क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला। आपको बताना है कौन थे जो काकोरी कांड से बच निकले थे। पहला ऑप्शन सचिंद्रनाथ बख्शी, दूसरा मुकुंदी लाल, तीसरा ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद, चौथा ऑप्शन ममंथन गुप्त। तो इसका तीसरा आंसर था चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन थे जो काकोरी कांड षड्यंत्र में फांसी की सजा से बच गया था? यही प्रश्न दोबारा घुमा फिरा कर, आसफुल्ला खां, राजेंद्र लाहरी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद। तो हमारे कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? मोहनलाल सक्सेना, दूसरा ऑप्शन जगत नारायण मुल्ला, तीसरा ऑप्शन कृष्ण बहादुर, चौथा ऑप्शन प्रभात चंद्र। आपको इसका आंसर पता होना चाहिए क्या होगा। यानी काकोरी कांड के मुकदमे में सरकारी वकील था, कौन सरकारी वकील था? तो काकोरी कांड कब हुआ? 1925 में हुआ। काकोरी कांड किसके द्वारा किया गया? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी के द्वारा किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, बाद में इसका नाम HRA का नाम बदलकर HRSA रख दिया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी, HRSA, है ना, ये रख दिया गया था इसका नाम, बताऊंगा चलो बाद में। इस कांड में कई लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया, यानी वकील थे जो हमारे। अभियुक्ति की ओर से सरकारी लक्ष्मी शंकर के मिश्रा की दत्त और जे करणनाथ मिश्र को नियुक्त किया गया। अभियुक्ति की मांग के लिए कोटि के वकील को सरकारी नियुक्त किया गया, परंतु निर्णय का अंतिम था। राम प्रसाद बिस्मिल, असम खां सहित कई लोगों को डकैती हत्या के आरोप लगाए गए। इसी कारण में आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खां और रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी को फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, असफुल्ला को फांसी दी गई थी, और उसके बाद रोशन सिंह को फांसी दी गई थी, और राजेंद्र लाहड़ी को फांसी दे दी गई थी। ये हमारे क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी दी गई थी 1905 के काकोरी कांड में, जब इन्होंने ट्रेन लूटा था। वो ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी, उसके अंदर पैसे भरे हुए थे। ये हमारे क्रांतिकारी थे। इस तरह उन्होंने अपनी जो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी थी उसका खर्चा उठाया करते थे, उसे चलाया करते थे, ऐसे ऐसे कांड किया करते थे। बच कौन निकले थे? चंद्रशेखर आज़ाद निकले थे। यही कुछ कहानी है इनकी, आगे भी आपको बताएंगे। किसने कहा था, देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न, किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अल्लाह वतन हम तो सफ़र करते हैं। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, कितना अच्छा शायरी लिखा। खुश रहो अल्लाह वतन हम तो सफ़र करते हैं। आपको इसका आंसर बताना है। पहला ऑप्शन असफुल्ला खां, बहादुर शाह जफर, राम प्रसाद बिस्मिल, चौथा ऑप्शन वाजिद अली शाह। ये कहा था वाजिद अली शाह ने, भूलना मत बिल्कुल भी। इनका नाम था अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की पंक्ति थी हैं।
भारतीय क्रांतिकारियों को द्वारा इस लफ्ज का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान फांसी दिए जाने पर किया गया था, है ना। ये वाजिद अली शाह ने, ये जब जो बंदी हमारे क्रांतिकारी थे जेल के अंदर रहा करते थे ना, तब उन्होंने ये शायरी पढ़ी थी, शेरो शायरी पढ़ी थी, नज़म थी एक पर। नेक्स्ट पर्सन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी जो HRA थी ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी थी, उसका नाम ही HSRA कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, ये कर दिया गया इसका नाम। ये किसके द्वारा किया गया? तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। कब किया गया सुन लो, 9 दिसंबर से 9 से 10 सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठी के प्रहार से अधीक्षक सांडर की 30 अक्टूबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के द्वारा हत्या की गई थी। क्रांतिकारी की गतिविधियाँ देखो क्या हुआ था। लाला लाजपत राय थे हमारे, लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा रहे थे, तो उन्होंने जो सांडर्स था एक वहाँ अध्यक्ष था, पुलिस अध्यक्ष, उसके द्वारा क्या किया गया था, उसके द्वारा जो हमारा ये थे लाला लाजपत राय थे, उनके यहाँ लाठी मारी गई। तो जिस मारने से बार बार लाठी मारते रहे तो उनकी हत्या करी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक काम करिए, आप जाइए यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब पर जाकर आप देखिए भगत सिंह की पूरी मूवी देखिए, पूरे क्रांतिकारियों का इतिहास समझ में आएगा। आप देखिए, जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ ना, ये और अच्छी समझ में आने लगेगी आपको, है ना। तो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा रहे थे जो हमारे लाला लाजपत राय थे। तो जैसे में नारे लगा रहे थे, तो नारे लगाने के अंतर्गत क्या हुआ, अंग्रेजों ने उनके सर पर बहुत तेज डंडे मारे, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने कहा था कि मेरे सर पर मारी गई एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की एक एक पत्थर की कील के बराबर साबित होगी, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। तो जो लाला लाजपत राय की मौत हुई थी, है ना, डेथ हुई थी, उसका बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने, है ना, सांडर्स की हत्या कर दी थी। और सांडर्स की हत्या के लिए राजगुरु, पहली गोली राजगुरु ने चलाई, और दूसरी गोली जो चलाई थी माथे में लगी थी जो उनके, वो चलाई थी भगत सिंह ने, यानी रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। और इस तरह सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह को लास्ट में फांसी दी गई थी। बाद में जाकर जिसे असेंबली कांड यानी असेंबली बम कांड, सेंट्रल असेंबली बम कांड के नाम से जाना गया। तो लोग मानते हैं कि भगत सिंह को फांसी सेंट्रल असेंबली बम कांड के उपलक्ष्य में दी गई थी, लेकिन जो इन्हें फांसी दी गई थी वो मैं ऐसा मानता हूँ, हम क्या मानते हैं कि जो रियलिटी है, जो रियलिटी हम क्या, हमारा मानना क्या, जो रियलिटी है, इन्हें जो फांसी दी गई थी सैंडर्स की हत्या के आरोप में दी गई थी। सैंडर्स कौन था? एक ब्रिटिश अधिकारी था। उस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा क्या किया गया था? उस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा जो लाला लाजपत राय की हत्या करवा दी गई थी। इसलिए साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ा संगठन बनाया हुआ था। इस तरह लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया। इस तरह क्रांतिकारी इतिहास चलता रहा हमारा। चलिए नेक्स्ट पर्सन। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सामने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 18 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? आपको बताने बम किसने फेंका था? भगत सिंह ने। ये तो बात पक्की है, भगत सिंह से आप मुकर नहीं सकते। जो बम फेंका था सेंट्रल असेंबली पे, है ना। और ऐसे नहीं है जो बम फेंका था कि वैसे ही छोटे मोटे क्रांतिकारी थे। बम फेंका था सेंट्रल असेंबली के अंदर जाकर, जहाँ विधानसभा चल रही, बम फेंका और कहा पर्चे बांटते लो। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी ने फेंका, जो करना उखाड़ लो। और वहीं की वहीं गिरफ्तारी दी। कितने बड़े देशभक्त रहे होंगे, है ना। उन्हें पता था इसका परिणाम सीधा फांसी होगा। उन्हें फांसी भी दी भी गई बाद में जाकर। उन्होंने सोचा था, बताओ कितनी देशभक्ति रही होगी उनके अंदर। उन्हें पता था इसका जो अंतिम परिणाम होगा मौत होगा, है ना। जानते थे इसका मतलब फांसी होगा, और फिर भी जाओ हंसते हंसते कुर्बान हो गए। क्या देशभक्ति थी यार। दूसरा ऑप्शन सुखदेव, तीसरा ऑप्शन राजगुरु, चौथा ऑप्शन बटुकेश्वर दत्त। 2 बंदे बम फेंकने के लिए गए थे। बटुकेश्वर दत्त ने तो क्या किया, ऐसे पर्चे उड़ाए थे सेंट्रल असेंबली के अंदर जाकर, लो हमने ये कांड किया है। और जो हमारा जो बम फेंका था वो फेंका था भगत सिंह ने। चलिए आगे भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट पर्सन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। B.R. अम्बेडकर? जी नहीं, B.R. अम्बेडकर का तो नाम भी नहीं था यहाँ। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी वाला। भगत सिंह? क्या भगत सिंह का नाम था क्या? हाँ है थे, भगत सिंह है थे उस टाइम। सुभाष चंद्र बोस? जयप्रकाश नारायण नहीं थे। वो कौन थे? भगत सिंह थे। चलिए नेक्स्ट पर्सन,
किसने सचिंद्रनाथ संथ्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? रास बिहारी बोस ने, बटू केशवर दत्त ने, सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो किसने कर दिया? चंद्रशेखर आज़ाद ने। कब? 1928 में। चलो, कोटला मैदान में, है ना, कोटला मैदान में जब इनका अधिवेशन हुआ। अधिवेशन क्या, इनकी बैठक हुआ करती थी। नेक्स्ट पर्सन, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन कानपुर, दूसरा ऑप्शन दिल्ली, तीसरा ऑप्शन इलाहाबाद, चौथा ऑप्शन लाहौर। ये रहा आपके सामने। इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कहाँ? दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला मैदान में। नेक्स्ट पर्सन, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? क्या फांसी देकर मारा था क्या अंग्रेज को? जी नहीं, उन्होंने स्वयं आत्महत्या की थी। फांसी देकर, मार पीट कर, मुठभेड़ में गोलियों से, सैनिक जीप से कुचलकर, तो मुठभेड़ में गोलियों से मारा गया था। कौन मारा गया था? चंद्रशेखर आज़ाद जी मारे गए थे हमारे मुठभेड़ में गोलियों से। एक बरगद के पेड़ के नीचे छिपे हुए थे। कहानी बताए तो तुमको, और चीज़ समझाएंगे जब टॉपिक समझाएंगे आपको ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था ना कोर्ट के अंदर, ये पता किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था भगत सिंह के द्वारा, है ना, पता होना चाहिए। कितनी बड़ी देशभक्ति रही होगी उनके अंदर, देख लो। नेक्स्ट पर्सन, प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? यानी एक पर्सन को बार बार घुमा फिरा के पूछ रहा है, क्या महत्व बनता है यार? चंद्रशेखर आज़ाद ने, सरदार भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने। दोबारा फिर वही पर्सन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? यानी एक पर्सन को घुमा फिरा कर बार बार। पीसीएस के ये जितने भी मैंने पर्सन स्टडी किए हैं, इसमें 2 से 4 पर्सन ऐसे होंगे जो यूपीएससी के होंगे, लेकिन सभी पर्सन लगातार मैं आपको जो आपके सामने चर्चाएं कर रहा हूँ, ये सभी पर्सन पीसीएस के पर्सन हैं। पीसीएस में इसी तरह के पर्सन पूछे जाते हैं। पीसीएस का जो आपका जो एग्जाम होगा, स्टेट का हो या कोई स्टेट का एग्जाम हो या सेंट्रल का एग्जाम हो, हिस्ट्री को लेकर जो सवाल पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। आप लिख लीजिए इस बात को। इसके बाद नेक्स्ट पर्सन, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई? कितना अच्छा पर्सन। 23 मार्च 1931। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही है, 23 मार्च 1931। आपको इस डेट को फिक्स कर देना चाहिए, इसलिए हम इस दिवस को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पर बम कब फेंका? भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? पहला ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद के साथ। क्या चंद्रशेखर आज़ाद साथ थे क्या उनके? दूसरा ऑप्शन सुखदेव के साथ। जी नहीं। तीसरा ऑप्शन बट्टू केशवर दत्त के साथ। यस सर। चौथा ऑप्शन राजगुरु के साथ। जी नहीं, बट्टू केशवर दत्त के साथ। बट्टू केशवर दत्त ने ऐसे पन्ने उड़ाए थे, है ना। बम किसने फेंका था? भगत सिंह ने। चलिए, भगत सिंह, अगला प्रश्न, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वादयानी केस में फांसी की सजा सुनाई गई? देखिए, वही प्रश्न पूछ लेगा जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था। जो भगत सिंह थे उन्हें किस केस में फांसी सुनाई गई थी? अलीपुर षड्यंत्र कांड, ये तो नहीं था। लाहौर षड्यंत्र कांड नहीं। काकोरी कांड नहीं। चौथा ऑप्शन कानपुर षड्यंत्र केस नहीं। तो उसका दूसरा ऑप्शन था लाहौर षड्यंत्र, यानी उन्होंने लाहौर षड्यंत्र के अंदर जो सांडर की हत्या की थी ना, उसके उपलक्ष्य में फांसी सुनाई थी इन्हें। चलिए, भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। तो वे कौन थे? राजगुरु और सुखदेव थे, है ना। राजगुरु और कौन थे? सुखदेव। इनका नाम नहीं भूलना। नेक्स्ट पर्सन, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? ये बताना चाहिए आपको। जो भगत सिंह है उसका स्मारक कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन फिरोजपुर में, दूसरा अमृतसर में, लुधियाना में, तीसरा ऑप्शन गुरदासपुर में। तो उसका आंसर क्या होगा? फिरोजपुर में। तो आपको बताना चाहिए। चलो थोड़ा सा फैक्ट बताता हूँ। 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी पर लटका दिया गया और चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह का स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। इसलिए तो कह रहा हूँ, आप मूवी देखिए ना, मूवी के अंदर सब समझाया गया है किस तरह रातों रात, यानी फांसी अगले दिन होनी थी लेकिन एक दिन पहले दे दी गई थी। उन्हें डर था कि जो जनता वो कहीं आंदोलन ना कर दे। इतने खतरनाक थे हमारे ये ब्रिटिश इतने खतरनाक थे, समझे। इतना शोषण करते थे लोगों का यार। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी दे दी नहीं हुई? बट्टू केशवर दत्त को फांसी हुई थी क्या? जी नहीं। तो बट्टू केशवर दत्त तो बच गए थे। सुखदेव को हुई, हाँ। राजगुरु को, सरदार भगत सिंह को। चलिए, लाहौर षड्यंत्र मामले में परिणीति की फांसी दी गई। आपको बताना है किसी फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी क्या? जी नहीं।
रोशन सिंह को, भगत सिंह को राजदेव, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, ये पता होना चाहिए आपको, है ना। बस नेक्स्ट पर्सन आज का नेक्स्ट पर्सन, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी को पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। यानी भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया हो, ऐसे मुस्लिमों का नाम बताना जो फांसी पर चढ़ गए हों हंसते हंसते, उसका तो नाम आपको पता होना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होगा, है ना। चलिए, आसुफुल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पर पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे, याद रखना बात है, ये रिकॉर्ड हुए ये ऐसे मुस्लिम थे। क्या नाम था? आसुफुल्ला खां, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए भारत माता के लिए, है ना। इनसे उन्हें काकोरी कांड षड्यंत्र केस में फैजाबाद में जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई। 27 वर्ष उम्र थी इनकी, उन्हें फांसी दे दी गई थी। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 में शाहजहाँपुर के में हुआ था। 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी लिया था। इस प्रश्न का उत्तर अजुबुद्दीन होगा। 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों द्वारा मुगल शहजादे मिर्जापुर अजीज को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुगल शाहजहां के साथ दिल्ली में फिरोज शाह दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया। ये तो मैंने आपको पहले बताया है ना, ये नहीं पढ़ना आपको। तो इस पर हमारी परिचर्चाएं जारी रहेंगी, है ना। मैं आज के एपिसोड में इतना ही रखता हूँ। अब मेरी आपकी मुलाकात होगी आज शाम को आपकी हमारी मुलाकात होगी जब हम यानी क्रांतिकारी आंदोलन का लगभग मुझे लगता है आज लास्ट दिन नहीं हुआ, लेकिन कल तो लास्ट दिन हो ही जाएगा। जो क्रांतिकारी आंदोलन होगा उसका लास्ट या अंतिम दिन कल होगा। उसके बाद क्रांतिकारी चरण के हम दोनों फेज पढ़ लिए हैं, 1924 से 1929 का भी दोनों फेज एक साथ पढ़ेंगे, है ना। एक जगह कवर कर देने ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। दोबारा फिर क्रांतिकारी आएंगे तो मैंने सोचा क्यों ना क्रांतिकारियों को यहीं कहीं कवर कर दिया जाए। जो बीच में होगा उसे बाद महात्मा गांधी के आगमन के बाद उसे अलग सेक्शन बना जाए। तो मैं सोच रहा हूँ पढ़ाने का एक तरीका होगा, इसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। तो आप अच्छे तरीके से कॉपी में पर्सन जितने पर्सन हो सके, एक पर्सन में कई बार रिपीट कर रहा हूँ, तो पर्सनों को आप एक काम करिए, ऑप्शन ना लिखिए। ऑप्शन नहीं भी लिख रहे तो आप पर्सनों का लिखिए और एक लाइन में डाल दीजिए, है ना। अगर आपके पास समय कम है, लेकिन आप लिखेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। नोट्स ऐसा तैयार होगा ऐसा मार्केट में कोई बुक भी नहीं मिलने वाला है। नोट्स ऐसा तैयार होगा ऐसा मार्केट में कोई बुक भी नहीं मिलने वाला है ना। पहले नोट्स एक क्रम वाइज सिस्टमेटिकल तरीके से, उसके बाद उसके जो ऑब्जेक्टिव पर्सन है ना, उसके मेंस के भी पर्सन, ऐसा मार्केट में कोई बुक नहीं मिलने वाला। इसलिए कहते हैं सोनू सर सबसे बेस्ट होंगे। सोनू सर खास है, बाकी सब बकवास है ना। आज के एपिसोड में इतना ही, धन्यवाद।